चलो जी, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स दिस इज न्यू चैप्टर। ठीक है बेटा, हमारा न्यू चैप्टर है। हाँ, चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। राइट। सो सुन लीजिए, हम ध्यान से फिर आराम से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एग्जाम प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस से भी और वैसे भी। देखो जरा इधर, अभी मैं आपको बेसिक थ्योरी भी समझाऊंगा। आपने चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 में, कहाँ पे बेटा? चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 में। हाँ जी। अच्छा, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हमने कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ लिया था? चार्टर डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और जनरली वी हैव डिस्कस टू काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर। एक आपने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक आपने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलो भाई। हाँ जी। तो सर जनरली हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में काफी कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है, जिसमें यहाँ पे मोस्टली हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंटेंट में, एन रोल सी ए। पढ़ा था ना? हाँ जी। यानी कि इसके कंटेंट थे बेटा। क्या थे इसके कंटेंट? थे जो हमने काफी डिटेल में अंडरस्टैंड किए थे। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज, जिसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली वी हैव डिस्कस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? इंटरनल मैनेजमेंट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। क्या बताता है जी? रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि किस तरीके से कोई भी कंपनी कैसे एक्ट करेगी, कंपनी का जो मैनेजमेंट वो कैसे एक्ट करेगा। तो इसके बारे में काफी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमने चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में कर लिया। बोलो जी। हाँ जी। अब सुनो, ये इसका था पहला सिचुएशन जहां पर हमने एंटायर थियोरेटिकल सिचुएशन पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ लिया है? एंटायर थियोरेटिकल सिस्टम पढ़ लिया है। अब जो पार्ट सेकंड है चैप्टर 3 का, पार्ट क्या बेटे? सेकंड जो है, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑल्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में? ऑल्ट्रेशन की। अगर मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है, क्या करना है बेटा? ऑल्टर करना है। तो मुझे बेसिकली कैसे करना पड़ेगा? तो जनरली बता रहा हूं, जनरली ये कवर कहां पर है? सेक्शन 13 में। हालांकि इसमें और भी सब्सिडरी या कैन से सबॉर्डिनेट सेक्शंस होते हैं जो सेक्शन 13 को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो कवर है, ये किसमें कवर है बेटा? सेक्शन 14 में। बेटा यहाँ पर जब मैं ऑल्टरेशन आप लगाऊंगा, तो ये जो आर्टिकल का ऑल्टरेशन है, इट्स वेरी स्मॉल फॉर्म। इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल साइंस नहीं है, बट जो ज्यादा समय लगने वाला है वो किसमें लगने वाला है? मेमोरेंडम को अगर आप अल्टर करते हैं, इसमें किसी प्रकार का चेंज करते हैं, तो उस चेंज को सेक्शन 13 में काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करना है बेटा। आर यू गेटिंग माई वन? बोलो भाई। तो यहाँ पर आपको केसेस होंगे बहुत सारे, वो केस अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, आज की क्लास मेरी बेसिकली शायद मे बी नेम क्लास में ही जाए, या इवन वो भी कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है। तो सर ये काफी चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि अगर मुझे अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करना होगा, तो उस चेंज को लेके हम कौन कौन से लॉ फॉलो कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। आगे बढ़े, लिखोगे इसको? लिख लो। आगे बढ़ो। हड्डियां तोड़ दो ना लाइक। और इसको बुक में लिख लीजिएगा। बुक में ही लिख लो। स्टार्टिंग में जो चार्टर डॉक्यूमेंट का वो है। और ये जो बच्चे छुट्टी पे, इनका क्या किया जाए? यार मैं क्या डांटू, तुम बच्चे थोड़ी हो। 11th 12th क्लास में होते तो मैं डांटूंगी मैं। अब तो तुम बड़ी क्लासेस के बच्चों, सीएस एग्जीक्यूटिव में, अपने आप में खुद में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बच्चा। क्या? अब उसे मोटिवेट नहीं कर सकता भाई मैं। उसका मन ही नहीं है, सही बताओ तो, पढ़ने। कभी उसको कहीं जाना होता है, कभी उसको कहीं जाना होता है। ये प्रियांशु का तो मुझे समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। टूटा है या ऐसी था? आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को।
और ये प्लेलिस्ट में भी नहीं आएगी। इसका नया प्लेलिस्ट बन जाएगा ये। तुमने शेयर कर दिया तो नहीं करोगे, फिर दे दूंगा। डन। हो गया लल्ले वो। अच्छा देखना, एक मिनट छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं। वैसे भी आज हमें मैक्सिमम चीजें नोट करके ही करना है। उससे पहले मैं आपको क्या समझा दूं, एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे प्लीज। जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था। बोलो बच्चों, पार्टिसिपेट कर लो, तोड़ दूंगा हड्डियां। जब हमने मेमोरेंडम पढ़ा था तो इसके हमने कुछ कंटेंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो सबसे पहला था नेम क्लॉज। दूसरा क्या था? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। या इसका एक और नाम था हमारे पास, सिचुएशन क्लॉज। दूसरा क्या था? ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट लाइबिलिटी क्लॉज। नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट एसोसिएशन क्लॉज। ये इसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। बोलो भाई, अब सुनो जरा ध्यान से। यहाँ पर दो क्लॉज है, पहला, दूसरा। ये जो क्लॉज है, ये लाइबिलिटी बताता है मेंबर की, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। बोलो। हाँ जी। और ये बताता है सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। ध्यान से सुनना क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। राइट, मैनी पीपल अंडरस्टैंड कि मेमोरेंडम के सारे क्लॉजेस चेंज होते हैं, इवन ये क्लॉज भी चेंज होता है, मैक्सिमम पीपल्स गिवन द स्टेटमेंट ऑफ दिस, ठीक है। बट सुनना, वाइल इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, वाइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाते वक्त ही क्या हम कंपनी के टाइप्स डिसाइड कर लेते हैं? बोलो भाई। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी, लिमिटेड बाय क्या होगी? गारंटी होगी। एंड इसमें दो चीजें आ जाती हैं, शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल नहीं है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप सो अंडरस्टैंड। और एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी? अच्छा, जैसे ही आपने कंपनी चुना, आपकी लाइबिलिटी क्लॉज डिसाइड हो गई। वंस यू सेलेक्ट द कंपनी, क्या आपका यहाँ पे लाइबिलिटी क्लॉज का सिचुएशन क्लियर हो गया? नहीं बोलोगे? हाँ जी बेटा। अब सुनो, सुना ध्यान से प्लीज। मान लो आप हो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो यहां पर क्या मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई? मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं समझ में आ रहा लल्लू आपसे? तो मुझे एक बात बताओ यार, कैन यू चेंज दिस? क्या इसको चेंज कर सकते हो आप? नहीं सर। अगर चेंज करना ही है
तो क्या फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें अपनी कंपनी को ही क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी में। तो सुनो, जब आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी करोगे तो क्या यहां पर भी तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, या तो अप टू द वैल्यू ऑफ गारंटेड अमाउंट या अप टू द वैल्यू ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। बट एक ही सिचुएशन में जो लाइबिलिटी चेंज होगी दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। क्योंकि सर अगर लिमिटेड से क्या बना रहे हो, तो कन्वर्जन हो रहा है ना आपका, इस कन्वर्जन की सिचुएशन में आपकी अनलिमिटेड कंपनी बन रही है लिमिटेड से, तो क्या तब जाके लाइबिलिटी क्लॉज चेंज होगा। हाँ, अदरवाइज अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में है एंड देयर इज नो कन्वर्जन केस, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू चेंज लाइबिलिटी क्लॉज। आर यू गेटिंग? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो क्या आप अपनी लाइबिलिटी क्लॉज में ये लिख सकते हो हम हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी? नहीं लिख सकते सर, क्योंकि लॉ बाय वर्च्यू ऑफ लॉ आपको एक बेसिक सिचुएशन दे देता है कि भैया अगर आपने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बना रखी है तो आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी सर, लिमिटेड अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो यहां पर आप ऐसा कोई क्लॉज इंसर्ट नहीं कर सकते, यहां पर ऐसा कोई क्लॉज आप क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते जो क्लॉज ये बोलेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर तो है बट लाइबिलिटी क्या है सर, अनलिमिटेड है। तो क्या इस क्लॉज को भी चेंज करना इम्पॉसिबल टास्क है एक तरीके से। बस एक ही केस है, आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो लिमिटेड कंपनी को किसमें, अनलिमिटेड कंपनी में, तो वहां पर आपका लाइबिलिटी क्लॉज चेंज हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। और गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हुआ? बोलो, नहीं समझ में आया? सर को डाउट सर, बोलो सर। सर ये इसमें बोलो। लिमिटेड कंपनी में जब भी कॉर्पोरेशन होगा तब तो मेंबर को बता दी जाएगी कि इतने तक की तुम्हारी हाँ लाइफ तो फिर प्राइवेट अनलिमिटेड ही होगी ना। अनलिमिटेड हाँ बता देगी कि ऐसे कंपनी में बांटी कि टाइम इतना पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। लिख ना 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 ना। भाई अनलिमिटेड कंपनी जो होती है ना, उनका लाइबिलिटी क्लॉज या तो ब्लैंक होगा या उसमें लिख दिया जाएगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, देयर इज नो लिमिट। तो कोई स्पेसिफिकेशन है जो कंपनी की लाइबिलिटी बनेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वही लाइबिलिटी किसकी बनेगी फिर, मेंबर की। तो वहां कोई लिमिट स्पेसिफाई थोड़ी है। अनलिमिटेड हो गया, अगेन अनलिमिटेड भी है तो भी तो अगर मान लो चेंज करो कन्वर्जन ही होगा। अनलिमिटेड से किस में जाओगे, लिमिटेड में। तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्लॉज में पहले क्या लिखा हुआ था, अनलिमिटेड, आप क्या लिखा जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये एसोसिएशन क्लॉज क्या लिखा हुआ है यार, जिस व्यक्ति ने कंपनी बनाते वक्त मेमोरेंडम में अपना नाम लिखा सब्सक्राइबर्स, क्या वो दोबारा से चेंज हो सकता है क्या? नो सर, जिस कंपनी को बनाया गया जिस व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम लिखा होगा किसमें, मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। किसमें बेटा? तो इसका मतलब सर कंक्लूजन क्या निकल के आता है, वी कैन ओनली चेंज विद नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। बाकी के इन दो सिचुएशंस को हम चेंज नहीं कर सकते। सर सब्सक्रिप्शन क्लॉज तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर, लाइबिलिटी क्लॉज पॉसिबल ओनली तब है जब कन्वर्ट कर रहे हो अपनी कंपनी को किसमें बेटा, लिमिटेड से अनलिमिटेड, अनलिमिटेड से लिमिटेड। आगे गेटिंग पक्का, श्योर। चलो बना लो। हाँ बोलो प्लीज। सर अनलिमिटेड ये जो कंपनी है फिर इसका मेंबरशिप कौन बनना चाहिए? क्यों नहीं बना जाएंगे बेटा? हाँ वो तो ऐसे बाकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है आपकी, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बनते हैं बट बहुत रेयरिस्ट कंपनीज होती हैं। ठीक है, जनरली जो क्लब्स वगैरह बनते हैं, क्लब वगैरह हो गए, वो होते हैं अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है, और बाकी वॉलंटरली एसोसिएशन है यार, बनना बनो, नहीं बनना मत बनो। नहीं बनोगे तो नहीं बनाएंगे, बनोगे तो बना देंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन वाली बात ही नहीं है बेटा। थोड़ा सा इसको जल्दी से कॉपी करो, आज तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि अब थोड़ा लिंकिंग ऑफ लॉज होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब हम लॉ को लिंक करते हैं विद अदर सेक्शंस, और एक अमेंडमेंट भी आया हुआ है बेटा, उस अमेंडमेंट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है भाई रोहन, ठीक है। आज जितने लोगों के आज बड़े बड़े बाल हो रखे हैं, मेरे साथ चलेंगे नीचे, ठीक है। आज सबके बालों में कैंची चलाई जाएगी, गंजा करके नहीं भेजना तुमको आज। हाँ सर करेंगे सर दो आज मेरी वैसे भी कोई क्लास नहीं, इसके बाद आई एम फ्री। चलो चलो, डू इट फास्ट। अच्छा, वो लिंक्स तो मैं डिलीट कर सकता हूँ शायद, काफी टाइम हो गया है। तूने ये बात मुझे सही बता दी वैसे। लेकिन हमने तो अलग वर्षन को सेव करना नो वर्स वर्जिंग
नहीं तो दोस्त मैं नया लिंक भी तो क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ वो ठीक है हमारी गलती हमको दिख जाती का नहीं तो बाकी को अनड्यू बेनिफिट मिल रहा है ना इसका। क्लास नहीं आएंगे तो पता तो है ही वीडियो कहाँ से मिल जाएगी, नहीं भी देंगे तो। समझ रहे हो, तो आज एक नया प्लेलिस्ट बन जाएगा इसका। आप तो पर्सनल पे ढूंढ देना लिंक्स नहीं भेजूंगा, पर्टिकुलर वीडियो भेजूंगा। ये तो बड़ा खतरनाक सा सिस्टम हो जा रहा है भाई। थैंक यू रोहन। ये निकल जाएगा चल सर ढूंढ परसों लाइव सेशन हुआ था 12th वाला में। तू रात में मैसेज कर रहा था क्या? 3-4 बार किया था उनको 4 बार 2 बजे थे अच्छा, कैसा लगा? हिस्ट्री क्रिएटेड इन जयपुर। देखना है धीरे धीरे ट्रेंडी बन जाएंगे। कॉपी किया जी। हालांकि रात में पढ़ाना बड़ा टफ है यार। अगले दिन जो हालत खराब होती है ना, 5 की पिछली क्योंकि दिन में नींद आती नहीं सही से। पूरे दिन हेडेक रहता है। और ऊपर से ये नलायक 12th वाले इतना शोर मचा रहे थे। मजा आता है सीएस की क्लास लेने में रात। बच्चा एकदम शांत होता है। कब तक बन जाएगी 3 साढ़े 3 बजे तक चली थी। बच्चे ही शायद है कहने लगे खत्म हो गया था, नहीं 5 बजे भेजा था मैंने तो। क्योंकि रात में अंधेरा में दिक्कत है ना। 5 6 कुछ 6 बजे बज गए तो 5 5 बजे गए थे। कुछ पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं मेरे को, सर ये कौन सा टाइमिंग है? मैंने कहा यही टाइमिंग है जी, भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेज। यूट्यूब पे लाइव भी है, वहां दिखवा ले। किया कॉपी किया? थोड़ा जल्दी करो यार। तुम फिर कॉपी लाए नहीं? कल लागू करता बीच में आपकी छुट्टी हो गई थी एक ही तो छुट्टी हुई है। ट्रेनिंग में परसों लिखा? हाँ कि ना? ये सर चलो जी, अब थोड़ा सा वो सिचुएशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इंट्रोडक्शन कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक चार्टर ऑफ द कंपनी एंड डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी। यानी कि बेटा कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट है कि नहीं है बेटा? हाँ जी सर। जो कंपनी के किसको बताता है? एक्टिविटी के स्कोप्स को। बोलो रे, नहीं बोलोगे? सेक्शन, हाँ बोलो। हाँ जाओ। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनी कहता है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शेल बी रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल A B C D और E शेड्यूल 1 एज एप्लीकेबल ऑफ सच कंपनी। क्या है? सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी। बोलो बच्चों। हाँ जी सर। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कहता है मेमोरेंडम कंटेन करता है फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्लॉज: नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कौन सा क्लॉज बेटा? ये कैपिटल क्लॉज है। और ये क्या हमारा छठा, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज। थोड़ा 6 पॉइंट इधर चला गया है, ठीक है ना, प्रिंट की वजह से। दिस इज द 6 पॉइंट। तो 6 क्लॉज होते हैं हमारे मेमोरेंडम के। और इसको लेके मैंने आपको कीवर्ड भी कराया था, एनरोल सीए। अरे बोलो भैया। हाँ जी। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज, जिसको हम ऑल्सो सब्सक्रिप्शन क्लॉज के नाम से जानते हैं। बोलो ए। हाँ, तो ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको।
ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सो दैट थोड़ा वार्म अप हो जाए आपका। फिर कह रहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी क्या है बेटा, एक डॉक्यूमेंट है विच रिलेट टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। इट शैल नॉट प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम इंक्लूडिंग सच एडिशनल मैटर in its article as may be considered necessary for the management of provided matter not concerned with the provision of। मैंने सिंपल सी बात है सर, मेमोरेंडम में आप एडिशनल मैटर भी क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। इनकंसिस्टेंस विद कंपनीज एक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। समझ में आया? बोलो भाई। हाँ जी, फिर कहते हैं सर आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट, पढ़ाया था। हाँ, आर्टिकल का टेबल क्या है बेटा, FGHIJ एज एप्लीकेबल इन शेड्यूल 1, पढ़ लिया था ऑलरेडी। हाँ, फिर क्या आता है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। अब सुनिए, इसके बाद हम थोड़ा सा नोटिंग करना शुरू करेंगे। अब बुक्स वगैरह हटा दो प्रॉपर तरीके से, अब हमें पूरा नोटिंग से ही करना है इस पूरी सिचुएशंस को, ठीक है? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ। लिखो भाई, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बेटा, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कहता है जी सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 रीड विद सेक्शन 61, 64 एंड 66। देखो सर, लिख रहे हो क्या? इधर देखो पहले। कहता है सेक्शन 13 तो एप्लीकेबल है ही मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन में, वो तो हमें पढ़ना ही है। साथ के साथ क्या पढ़ना है, 61, 64 और 66। अब सुनो, ये तीनों ही सेक्शन बेटा रिलेटेड है हमारे पास ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। किसको लेके आए बेटा ये? देखो, ये ऑल्टरेशन की बात करता है एक्सेट, और ये इसके सबऑर्डिनेट सेक्शन है। क्या बेटा, सबऑर्डिनेट सेक्शन है, ठीक है ना? ऑल्टरेशन की बात मेन कौन करता है, एक्सेट, सेक्शन 61। बट सेक्शन 64 और 66 क्या है उसके, सबऑर्डिनेट सेक्शन है। क्या बेटा, सबऑर्डिनेट सेक्शन है, बट हमें पढ़ने तो पड़ेंगे क्योंकि दे आर लिंक्ड। क्या बोलते हैं इनको, लिंक्ड सेक्शन, जो एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, कनेक्टेड होते हैं। आज हमें काफी सेक्शन पढ़ने हैं जो एक दूसरे से क्या है बेटा, कनेक्टेड है। क्या है बच्चे, कनेक्टेड है। तो सर ये जो सबसेक्शन 1 है ना, सेक्शन 13 का, ये क्या कह रहा है जी, सेक्शन 13 का क्या कह रहा है जी? तो जरा लिखेंगे इसको ध्यान से, लिखना शुरू करो मेरे साथ के साथ। कहता है अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन and comply with the procedure specified in this section alter the provision of memorandum of association। और देखो धीरे धीरे चीजें एनालाइज करते चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को क्या करते रहेंगे, हम एनालाइज करते चलेंगे। जरा इधर देखो प्लीज 2 मिनट। सबसे पहले तो कह रहा है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को रीड करेंगे किसके साथ बेटा, सेक्शन 61 जो कि किसकी बात करता है, ऑल्टरनेटिव शेयर कैपिटल, और 64 66 उसके क्या है बेटा, सबऑर्डिनेट सेक्शन है। बोलो बच्चे, उसके क्या है ये, सबऑर्डिनेट सेक्शंस है। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, क्या पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकती है, ऑल्टरेशन कर सकती है शेयर कैपिटल का। बोलो बेटे, शेयर सॉरी मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन कर सकती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब सुनो सर, ध्यान सुनो प्लीज। यहाँ पर एक मेमोरेंडम को ऑल्टर कर रहे हैं,
मेमोरेंडम को क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। ध्यान सुनना बेटा प्लीज। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना, वो इसी को परमानेंट आंसर मान लेते हैं। इसका मतलब उनका रटने का सिचुएशन होता है कि यार मेमोरेंडम चेंज हो रहा है, मतलब ऑल्टर ऑफ मेमोरेंडम का मतलब तो ये होगा ना, नेम क्लॉज चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज हो रहा है, बोलो। हाँ, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो रहा है, या हमारा कैपिटल क्लॉज चेंज हो रहा है। चार ही क्लॉज तो चेंज होते हैं, बाकी के दो को तो एक स्पेशल केसेस में चेंज होता है और एक होता ही नहीं है। हाँ नहीं होता है। हाँ तो वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्सेप्शन। तो क्या ये जो एसआर है, ये एक्सक्लूसिव है क्या? नो सर। देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जनरल केस है। क्या है? यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जनरली, अगर मैं ऑल्टर कर रहा हूं मेमोरेंडम तो क्या पास करूंगा, बट हेयर सम स्पेशल केस। यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेशल केस है जहां पर एसआर रिप्लेस कर देगा किससे, या एसआर रिप्लेस हो जाएगा किससे। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया सर, एसआर पास करना कोई एक्सक्लूसिव सिचुएशन नहीं है, एसआर पास करना कोई स्पेशल एक्सक्लूसिव केस नहीं है कि सर अगर मेमोरेंडम चेंज हो रहा है तो सिर्फ एसआर ही पास होगा, ऐसा कोई जरूरी केस नहीं है। बट हाँ, आप जनरली क्या बोल सकते हो भैया, अगर मेमोरेंडम करना है एमओए को तो क्या पास हो। बट नेम क्लॉज में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात आती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की बारी आती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा किसको पास करें, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखो। जैसे आपने बताया 2021 में बताना पड़ा 51 64, पर आपने कहा 61 बताता है एड्रेस ऑफ शेयर कैपिटल की क्लॉज, कैपिटल क्लॉज उसको सर्टिफिकेट डिवाइड में स्पेशल। अभी तो हम पूरे बात कर रहे हैं ना, पूरे मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं, अभी हम स्पेशल केस की तो बात नहीं कर रहे। जब हम स्पेशल केसेस करेंगे तो वहां पर जब कैपिटल क्लॉज की ऑर्डर करने की बात आएगी तो सेक्शन 13 के साथ साथ क्या पढ़ोगे, 61। डन। आगे बढ़े जी, बोलो, नहीं बोलोगे? हाँ। अभी तो देखो, कहता है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी may be altered in the following respect, in the following respect। ठीक है, तो सर सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला हमारे पास है ऑल्ट्रेशन इन द नेम क्लॉज। ऑल्ट्रेशन किसमें बेटा, नेम क्लॉज में। दूसरा केस हमारे पास है ऑल्ट्रेशन इन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। किसमें बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरी सिचुएशन है हमारे पास ऑल्ट्रेशन इन, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट क्लॉज।
and fourth point we are having alteration in the capital clause. ठीक है जी। तो सर यहाँ पे जब हम नेम क्लास को अल्टर करेंगे तो वी आर हैविंग सेक्शन 3, सॉरी सेक्शन 13 एंड सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल है। यहाँ पर अप्लाई होता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, 5, 7। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेक्शन 13, 8 एंड 9। और इसमें किया जाएगा सेक्शन 61 रेड विद सेक्शन 64 एंड 66। ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजंस आर देयर। ओपन नहीं है शायद।
हो गया। चलिए जी। देखो जी, अब जरा सुनेंगे ध्यान से। सिचुएशन क्या है? ठीक है। कह रहा जी, एमओए के आप क्लॉज को अल्टर कर रहे हैं। हाँ जी, तो उसका सिचुएशन क्या रहेगा, ध्यान सुनना। कहते हैं ऑल्टरेशन ऑफ व्हाट? नेम क्लॉज। ऑल्टरेशन ऑफ व्हाट? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ऑल्टरेशन ऑफ व्हाट? एंड ऑल्टरेशन ऑफ व्हाट? क्या लाइबिलिटी क्लॉज दिख रहा है कहीं पे आपको? क्या सब्सक्रिप्शन क्लॉज दिख रहा है कहीं पे आपको? लाइबिलिटी क्लॉज का स्पेशल केस बता चुका हूँ, कन्वर्जन वाले केस में होगा जो, तो उसके लिए नॉर्मल आप एसआर पास कर दीजिए, और जो कन्वर्जन के प्रोसीजर है वो आप पढ़ कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, सबके क्लॉज तो पॉसिबल है नहीं। तो बाकी सर इन स्पेसिफिक क्लॉजेस को अल्टर करने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस भी हैं। तो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 किसकी बात करता है? नेम क्लॉज के ऑल्टरेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? अच्छा। सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में सेक्शन 13 का सबसेक्शन 4, 5 और 7 बात करता है। सर 6 कहाँ चला गया, ये बताएंगे। फिर कहता है सर 8 और 9 किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज की। और अगर मैं कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर रहा हूँ, क्या मैं सेक्शन 13 अप्लीकेबल है क्या? नो सर, सेक्शन 13 का एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर क्या है बेटा? सेक्शन 61 के साथ साथ रीड करेंगे आप सेक्शन 64 और सेक्शन 66। हालांकि सेक्शन 66 जो है, ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की पढ़ेंगे, बट मैं आपको सेक्शन 66 में भी यहाँ पे ना पढ़ाऊं, ठीक है। ये हम जब शेयर कैपिटल का चैप्टर कंप्लीट में करेंगे, तो वहां पर मैं आपको सेक्शन 66 वहां पर काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है? बोलो भाई। हाँ। अगर कहते हैं सर आपने मेमोरेंडम को ऑल्टर कर लिया, आपने मेमोरेंडम को ऑल्टर कर लिया, और मेमोरेंडम को ऑल्टर करा बिना स्पेसिफाइड कंडीशन को फुलफिल करे, तो उस अल्टरेशन को हम क्या मान लेंगे साहब? पॉइंट यार लॉजिकल है ना। आपने एमओए ऑल्टर कर लिया, यानी कि नाम आपने चेंज कर दिया, पहले कुछ नाम था, पहले फिर कुछ और नाम दे दिया। और आपने सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 क्या नहीं करा बेटा? फॉलो ही नहीं करा। तो जो आपने नाम में ऑल्टरेशन करा है, क्या वो नाम इनवैलिड हो जाएगा? इसका मतलब सर वो जो एक्ट आपने करा है वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, हम पुराने वाले को ही कंसिडर करेंगे। क्लियर है? हाँ भी चंपक लाल, समझ आ रहा है कुछ? ठीक है। आगे लिखो जरा एक। सर बीच में एक सेक्शन छूट रहा था, सब सेक्शन 6। क्या छूट रहा था साहब? कहते हैं जी एक कंपनी जो है, शेल इन रिलेशन टू एनी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल MGT 14 विद ROC। हालांकि MGT 14 लिखा नहीं है सेक्शन में, ठीक है। वहां पे क्या लिखा मैं बताऊंगा आपको। कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन।
लिखा बेटा? अब देखो जरा इधर, सुनिएगा ध्यान से। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्या कहता है बेटा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, सुनना ध्यान से। कहता है हर वो कंपनी जो किस रिलेशन में है बेटा? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसको ऑल्टर कर रही है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर रही है। तो उसको कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन भेजना पड़ेगा किसको? आरओसी को। अब इसके साथ एक सेक्शन जोड़ देते हैं, सेक्शन 117 सबसेक्शन 1। किसको जोड़ देते हैं बेटा? मैंने कहा ना, लिंकिंग बहुत होगी यार सेक्शंस की, तो उसे ध्यान सुनना। सर ऐसा क्यों सर, सेक्शन 117 को क्यों जोड़ रहे हैं? जब मैं आपको जनरल मीटिंग पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? जनरल मीटिंग, तो वहां पर हम सेक्शन 17 को काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। बट अभी मैं आपको एक बेसिक सिचुएशन बता देता हूँ। जब भी हम स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करते हैं किसको बेटा? आरओसी को। तो सर सेक्शन 117 कहता है कौन से फॉर्म में भेजोगे? समझ में आया? तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 कहता है, राइट विद सेक्शन 117 सबसेक्शन 1, ये कहता है भैया जब भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और मेमोरेंडम को क्या करेगी साहब? ऑल्टर करेगी, तो आरओसी को कॉपी ऑफ एसआर भेजेगी। अब कॉपी ऑफ एसआर किस में भेजू भाई? फोल्डर पैक करके भेज दूं क्या? एक एनवेलप लेके आऊं, उसमें एसआर की कॉपी डाल के आरओसी के ऑफिस में देके आ जाऊं? नो सर, क्योंकि आज की डेट में तो ऑनलाइन प्रोसीजर है सारा। बोलो बेटे, तो जब ऑनलाइन प्रोसीजर फाइल करोगे तो एसआर पास होते ही यू नीड टू इंटीमेट अ कंपनी बाय फॉर्म एमजीटी 14। किसको करेगी कंपनी? आरओसी को। क्लियर है? तो ये कह रहा है सबसेक्शन 6, ये तो छोटा था हमारा। देखो, एक पहला ऊपर कवर हो गया था, दूसरा तीसरा इसमें आ गया, चौथा पांचवा छठा कवर हो गया, सातवां, इसके बाद क्या लिखा हुआ? आठवां नौवां। अब आगे की सिचुएशन पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया? पक्का? लिंकिंग सेक्शन लिख लो। किसको पढ़ेंगे? सबसेक्शन 10 को। किसको बेटा? सबसेक्शन 10 को। सबसेक्शन 10 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं नो ऑल्टरेशन मेड अंडर दिस सेक्शन। कोई भी ऑल्टरेशन इस सेक्शन में नहीं होगा, shall have any effect until it has been registered in accordance with the provision of said section. Provision of said section. Any alteration of the memorandum of association in the case of a company limited by guarantee and not having share capital, not having share capital, ठीक है सर। बेटा मैं 1 मिनट में आता हूँ, उसको कॉपी करो आप।
कॉपी कर लिया आपने? क्या कॉपी किया? नहीं यार। लिखा बेटा? अब जरा देखो, जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 को। ठीक है, देखो सबसेक्शन 10 क्या कह रहा है। कह रहा है जी कोई भी ऑल्ट्रेशन, नो ऑल्ट्रेशन मेड अंडर दिस सेक्शन शेल हैव इफेक्ट। मतलब कोई भी ऑल्ट्रेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक, कोई भी ऑल्ट्रेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक इट हैज बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ said सेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है साहब, अगर जब भी आप ऑल्ट्रेशन करोगे, क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस ऑल्ट्रेशन को, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम को आप रजिस्टर्ड करवाएंगे विद किसके पास? आरओसी के पास। किसके पास बेटा? मतलब एनी ऑल्ट्रेशन, कोई भी ऑल्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं कहां पे, मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस ऑल्ट्रेशन को रजिस्टर्ड किसके पास कराओगे? आरओसी। तो सबसेक्शन 10 कह रहा है भैया रजिस्टर्ड कराओ। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो हम उस ऑल्ट्रेशन को वैलिड कंसिडर ही नहीं करेंगे सर, वो वैलिड नहीं होगा। रीजन भी, क्या एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और नॉट? हाँ। और आरओसी के पास क्या कंपनी का रजिस्टर्ड मेंटेन होता है? हाँ। क्या उसमें सारी जानकारी अवेलेबल होती है? हाँ। तो आपको बेटा आरओसी को बताना पड़ेगा दिस फलाना चेंज वी हैव मेड ऑन अ फलाने फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर आरओसी आपको, जैसे ही आरओसी को पता लगेगा कि भाई इसने नाम चेंज कर लिया, इसने एड्रेस चेंज कर लिया, इसने कैपिटल चेंज कर लिए, तो वो आपकी कैपिटल को अपडेट कर देगा आपके रजिस्टर्ड में। और जो मास्टर डेटा आपको मिलेगा कहां से बेटा? एमसी की वेबसाइट से, उस मास्टर डेटा में भी आपका चेंज हो जाएगा। समझ गए? बोलो बच्चे। हाँ, क्लियर हो गया? अब आता है सबसेक्शन 11। क्या आता है बेटा? अच्छा ये लिख लेना साइड में जो मैंने लिखवाया है, पहले समझ लो सबसेक्शन 11 को। सबसेक्शन 11 कहता है एनी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय क्या है? गारंटी। और परपोर्टिंग टू गिव एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन अ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शैल बी वॉइड। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कंपनी किसी भी पर्सन के नाम पे ये राइट दे रही है कि आपको राइट मिल रहा है कंपनी के डिविजुअल प्रॉफिट में क्या करने का? पार्टिसिपेट करने का। तो ऐसा राइट कहीं पर भी मेमोरेंडम में लिखा होगा वो क्या हो जाएगा जी? वॉइड। बट एनी पर्सन में छोड़ देंगे, अदर देन मेंबर को। किसको बेटा? अदर देन मेंबर। मतलब क्या मेंबर के नाम पे डिविजन प्रॉफिट को हम पार्टिसिपेट करने का प्रोविजन बना सकते हैं? हाँ। बट मेंबर के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति हुआ, उसके नाम पे अगर आपने अपने डिविजन प्रॉफिट के पार्टिसिपेट का राइट दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे साहब? वॉइड। वॉइड बोलेंगे। क्लियर है? चलो लिख लो चेंजेस।
डन। हाँ। दोनों चीज लिख लिए बेटा। चलो आ जाओ जरा बुक पे। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। डन 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 डन। ठीक है। ये सारा कुछ हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। रीड कर लेना खुद ही। अब क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए ड्यू टू चेंज इन नेम क्लॉज ऑफ। जरा इधर देखो सारे के सारे स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, तो 2 मिनट ध्यान से प्लीज इधर देखो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर सिचुएशंस है। अब हम एक एक करके मेमोरेंडम के क्लॉजेस को चेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मेमोरेंडम के क्लॉजेस को चेंज करेंगे कि बेसिकली क्या कह रहे हैं हमसे, ठीक है ना। तो हेडिंग हमारा लिखे, हम उसको लिख सकते हैं, दैट इज अ केस ऑल्ट्रेशन। लिखना नहीं है बेटा अभी आपको। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यू टू चेंज इन नेम क्लॉज। यानी कि अब हम आ गए हैं किस सिचुएशन में बेटा, नेम क्लॉज के। किसमें बेटा, नेम क्लॉज के। ठीक है। जनरली कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 13, सबसेक्शन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। 1 कहां से आ गया भाई, ये अच्छा लगा मुझे घबराहट। मेमोरेंडम क्या हो रहा है, किसकी वजह से, अब यहां पर 2 केस में डिवाइड कर देता हूं मैं इनको। कितने केस में डिवाइड कर देता हूँ, 2 केस में। इसको नाम देंगे केस नंबर 1, इसको नाम देंगे केस नंबर 2। अगर मैं केस 1 की बात करूं तो कहता है चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। क्या बात कर रहा है बेटा, चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ठीक है। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, ये बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। ये किसकी बात कर रहा है जी, ओके। सो वी हैव डिवाइडेड 2 सिचुएशंस आर देयर। पहला हमने बोला चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। क्या बोला बेटा हमने, चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। दूसरा हमने क्या बोला, रेक्टिफिकेशन ऑफ। दोनों में डिफरेंस होता है। जब मैं ये पढ़ाता हूं आपको, तो यहां पर अप्लाई होगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एंड रूल 29 ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। ठीक है। और जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 16। बोलो बेटे, सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 3 तक, प्लस ये हुआ अमेंडमेंट। ये रूल 33A आया बेटा, अमेंडमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ठीक है। पहले क्या होता था, कंपनी रेक्टिफिकेशन के केस में एक पेनल्टी का प्रावधान था। किसका प्रावधान था, पेनल्टी का। तो उस पेनल्टी के प्रावधान को हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर एक बेसिक सिचुएशन लिया है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे भी क्या है वो। तो वो रूल 33A में कवर होता है। किसमें कवर होता है, रूल 33A में कवर होता है। तो इसका मतलब सर, अगर कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, तो एक्सक्लूसिवली क्या सिर्फ सेक्शन 13 है वहां पे, नो, सेक्शन 16 भी। देयर इज अ 2 डिफरेंट सिचुएशन। अगर मैं नाम चेंज कर रहा हूं तो कौन सा सेक्शन, 13, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 प्लस रूल 29 एप्लीकेबल होता है। अगर रूल याद कर लो तो क्या बात है, मजा आ जाए। ठीक है। तो एग्जाम में अगर आप सेक्शंस लिख के आ जाओ, तो लिटरली आपको अलग ही मार्क्स मिलेंगे थोड़े से। ठीक है। और अगर मैं रेक्टिफिकेशन की बात करता हूँ कंपनी के नेम की, तो उसको कहाँ कवर होता है बेटा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 3 तक, जिसमें हम रूल पढ़ेंगे 33A। आज तो मैं भूल गया, मैं नेक्स्ट क्लास में ना एक बेयरक लेके आऊंगा। ये फिर बेयरक तो पड़ी होगी यहाँ पे, मैं लेकर आता हूँ। आप एक काम करो, उसको कॉपी करो। करो कॉपी करो। लिखना है। मैं बार बार कर रहा हूँ भाई।
ज्यादा मेरी बात नहीं चाह तो ये तो मेरी फैमिली वो है मैं निकल चली गई मैं नहीं बोला नहीं पढ़ाई से इम्पोर्टेंट शुरू किया यार तू देख रहा है कौन देख रहा है फिर देखा भाई खाना खाना कुछ नहीं चाहता तू बनना और ऐसा क्या था भाई खाने में पहले ही ऑर्डर करवाया क्या ना खाया बेसन बस चिप्स वगैरह में था कोई भी जैसे क्यों लिखा है लेकिन ऊपर में का चुनना काम तो नहीं सर चॉइस का ही और चॉइस करना होगा कि मेरे ही करना तो नाम कुछ समझी आप पसंद पॉकेट बेरक क्या बोलते हैं? पॉकेट बेरक। ये पॉकेट बेरक है, बहुत छोटा है बेटा, ये सबसे छोटा बेरक है ये। अब सुनो, आपको बेसिकली देख रहे हैं, हाँ तो आपको बेसिकली बेटा इसको पढ़ना सीखना है। देखिए अभी आपने देखा होगा यहाँ पे दुनिया भर के लॉज का लिंकिंग वगैरह हमने पढ़ा है, समझ रहे हो? तो ये आपको बेटा बेरक पढ़कर ही समझ आएगा कैसे कैसे लिंक करते हैं लॉज। तो बेरक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? जब आप सीएस बन जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसको रीड करना। कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट है ये। इसको आपको पढ़ना है, मैं समझ रहे हो? और यही आपके लिए क्या है बेटा, आपकी भगवत गीता या आपका कुरान या बाइबल, जो भी आप इसको समझ लो, दिस इज योर। तो इसको इंटरप्रेट करना है, इसको पढ़ना। अभी मैं आपको दूंगा यही नेम क्लॉज का सेक्शन, आपको निकालना है इसमें से, ठीक है? और मुझे बताना सर कहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 13 और सेक्शन 16, ठीक है? अभी मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको, वन बाय वन, जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद। चलो, ये लिखा आप लोगों ने? अब सुनिए, सुन लो ध्यान से जरा, कॉपी कर ले। यस सर हाँ अब मुझे आपको एक बार एक एक करके सारे केसेस कराने हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? केस टू। तो केस वन में हमारा नाम चेंज हो रहा है। अब इसके भी अलग अलग सिचुएशंस है बेटा, नाम की भी क्या है बेटा, अलग अलग। इसको फिर हम दो भाग में बाइफरकेट कर देंगे, क्या? और रेक्टिफिकेशन को भी दो भाग में बाइफरकेट करेंगे। हाँ, सर्टिफिकेशन का नाम है पढ़ेंगे, अभी सबर करो, सबर ही नहीं है जीवन में। जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, कुछ और है, ठीक है? चलिए जरा देखिए इधर, केस नंबर वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केस नंबर वन। क्या कह रहा है बेटा? चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। क्या कह रहा है बच्चों? चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। अच्छा, कहाँ कवर का कवरेज कहाँ है इसकी? बोलो भाई। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, रीड विद रूल 29 ऑफ कंपनी इन कॉर्पोरेशन रूल 2014। बोलो बेटे। हाँ जी, अब मैं इसको ना दो बेसिक सिचुएशन में बाइफरकेट करता हूँ। जरा ध्यान से सुनो, इसमें लिखो मत बेटा, पहले सुन लो। तो यहाँ पर मैं कितने भाग में इसको डिवाइड कर देता हूँ? दो भाग में। तो इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं क्या बेटा? बी। इसको बोलते हैं नॉर्मल चेंज। क्या बोल रहे हैं बेटा? नॉर्मल चेंज। इसको बोल रहे हैं ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ कंपनी। देखिए ये तो हो गया हमारा नॉर्मल केस, और ये क्या हो गया बेटा हमारे पास? कन्वर्जन केस। सर ये नॉर्मल केस क्या है और कन्वर्जन केस क्या है? मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी कन्वर्जन नहीं कर रही है, जस्ट अपना नाम चेंज कर रही है। क्या कर रही है बेटा? जस्ट अपना नाम चेंज कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, एग्जांपल, मेरी कंपनी का नाम है रानी प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है बेटा कंपनी का? रानी प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं इस नाम को चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चेंज विद सिमरन प्राइवेट लिमिटेड। क्या कर रहा हूं बेटा?
चेंज कर रहा हूँ सिमरन प्राइवेट लिमिटेड से, तो पहले नाम क्या था, दूसरा क्या हो गया, सिमरन। तो क्या कंपनी का नाम चेंज हो गया पूरा का पूरा? हाँ, कंपनी का नाम क्या हो गया है पूरा का पूरा चेंज। तो लॉ कहता है भैया आपको क्या लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बोलो बच्चों। तो सबसे पहले पास करोगे स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या पास करोगे बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस इसके साथ फाइल करोगे फॉर्म MGT 14, किसके पास, विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। फॉर्म 14 आपको फाइल करना है, किसको बेटा, ROC को, कितने दिन के अंदर। अच्छा, सेकंड कॉम्प्लायंस कौन सा बेटा, ऑब्टेन करोगे CG अप्रूवल, क्या ऑब्टेन करोगे बेटा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसको डेलीगेट किया बेटा, RD को, इन फॉर्म, सर कौन से फॉर्म में, इन फॉर्म INC 24 में। यानी कि जो हमें अप्रूवल चाहिए होगा किसका बेटा, NCLT का, सॉरी सॉरी CG का, किसका बेटा, CG का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसको दे रखी है बेटा, तो RD का अप्रूवल चाहिए होगा। तो RD के अप्रूवल के लिए यू विल हैव टू फाइल फॉर्म 24, फॉर्म 24 फाइल करेंगे, और इस फॉर्म में आप क्या करेंगे बेटा, CG का अप्रूवल मांगेंगे, तो ही आप अपना रानी प्राइवेट लिमिटेड से क्या बना सकते हैं बेटा, सिमरन प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर नॉर्मल चेंज होता है, क्या होता है बेटा, नॉर्मल चेंज। अब यहाँ पर सिचुएशन आती है कन्वर्जन वाली, कौन सी वाली, कन्वर्जन। ये समझ में आया पहला वाला, श्योर है, हाँ, रीजनल डायरेक्ट। अब आता है ये वाली सिचुएशन, एग्जाम्पल देखो, कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ सुनो, यहां पर ये जो प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है, प्राइवेट कंपनी का क्या हो रहा है बच्चे, कन्वर्जन हो रहा है इनटू किसमें, पब्लिक कंपनी में। बोलो बे, या फिर पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है किसमें, कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी में, नहीं बोलोगे। तो सर जब ऐसा होगा, जैसे हम ये सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, रानी प्राइवेट लिमिटेड, क्या लेके चलते हैं बेटा, रानी प्राइवेट लिमिटेड। बोलो, अब ये कन्वर्ट हो रही है, मान लो ये प्राइवेट कंपनी है, ये किस में कन्वर्ट होगी, पब्लिक कंपनी में। तो अब इसका नाम क्या आ जाएगा, रानी लिमिटेड। बोलो बेटे। अच्छा, अगर ये पब्लिक होती तो फिर क्या आ जाता, जैसे रानी, मान लो रानी लिमिटेड है, क्या लिमिटेड है, और ये कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट में, कन्वर्ट इनटू किस में हो रही है बेटा, ये प्राइवेट में। तो अब क्या हो जाएगा, रानी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक वर्ड है प्राइवेट, क्या है, एक वर्ड है क्या, प्राइवेट। तो ये या तो ऐड हो रहा है, या क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। या तो वर्ड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। बोलो बेटे, या तो नाम में प्राइवेट वर्ड आ जा रहा है, या तो नाम से क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। तो यहाँ पर कौन से लीगल रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करने की जरूरत है, यहाँ पे कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करने की जरूरत है, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बोलो बच्चों। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको पास करना है क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या पास करोगे आप। अच्छा, यहाँ मैं आपको कन्वर्जन से रिलेटेड लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्जन के लिए तो आपको सेक्शन 18 फॉलो करना ही पड़ेगा। अरे गेटिंग में, कन्वर्जन की वजह से जो नाम में चेंज आ रहा है उसका मैं प्रोविजन बता रहा हूँ आपको। तो ये मत समझ लेना कि सर कन्वर्जन में क्या SR पास क्या हो जाएगा। तो कन्वर्जन के लिए यू हैव टू फॉलो सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बट यहाँ पर हम सेक्शन 13 सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, नाम में जो चेंज आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा लोगों के। SR पास करोगे प्लस फाइल करोगे क्या बेटा, फॉर्म MGT 14 टू ROC, कितने दिन के अंदर, 30 दिन। कहां से 30 दिन, जिस दिन SR पास करा होगा वहां से। बोलो बच्चे, नहीं समझ में आया ना, समझाया तुम्हारे। अच्छा, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड
सीजी अप्रूवल। मुझे बोला यहाँ पर सीजी के अप्रूवल की जरूरत हमें नहीं, समझ ही नहीं आया सर। आ गया, लो छापो। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। और अगर यहाँ पे अगर जैसे कोई फॉरेन कंपनी अगर चेंज करवा रहे हो तो उस केस में एक्सक्लूसिव लाइसेंस पड़ेगा। क्या भाई? क्योंकि फॉरेन कंपनी इंडिया में आने का रजिस्टर्ड होता है हाँ, और तो जब नाम चेंज करवा रहे बिल्कुल अप्लाई होगा। हो उसके लिए भी यही नहीं होगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल, और कौन सा होगा? कंपनी के रूल एप्लीकेबल होते हैं तो उसके ऊपर। चलो लिखो। अच्छा, ये जो आपने पूरा पढ़ रहे हो ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? सबसेक्शन 2 में कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 2 में, ठीक है। करो। इन सब लिखा? अच्छा, आप लोग ना ऐसे लिखते रहना साइमल्टेनियसली। चार्ट बना रहे हो ना, तो ऐसा मत करना पहले एक साइड का लिख लो फिर दूसरी साइड का लिखो। साइमल्टेनियस लिखना ताकि अगर मैं स्क्रॉल अप करूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर बोलोगे सर ऊपर कर दो नीचे कर दो, कर दूंगा, हटिया ना लाएगा। क्योंकि आपको पता तो चल ही है कितना कितना कंटेंट आ सकता है, तो पेज में कवर हो ही जाएगा ये। ठीक है। करूँ ऊपर करूँ? हाँ जैसे
और ये सारी कंडीशन प्लीज याद कर लीजिएगा, मैं पूछूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। समझ आ रही है बात? बड़ा आसान समझ आ रहा है? प्रॉपर? अजी, प्रॉपर आ रहा है? हमारी खांसी ठीक नहीं हो रही भाई। काफी लंबी ना हो गया है, शायद मिलता है। कब पी ली? 2 दिन 3 दिन 2 दिन ठीक नहीं हुआ? इतना हो गया है और मैं नहीं। मेरा तो एक ही दिन में ही हो गया था। ये मुझे ज्ञानेश्वर ने बताया। खड़ी खड़ी भैया। हाँ। हाँ, 140 की आई होगी। 155 में। या महंगे हो गए? महंगाई बढ़ रही है दोस्त। महंगाई के बारे में पूछना है तो पाकिस्तान वालों से पूछो अभी। मम्मी बैठी हो, साढ़े 4 कम गए हम, खाने के लिए लग रहे हैं हम, आयो कुमार। 250 रुपये हो गया पेट्रोल। रोटी मिलेगी तो पेट्रोल लेगी ना, रोटी तो मिल लेगी, पेट्रोल चलाएगी भाई पे। आटे की बोरी पे तो पॉकेट है वो मार। A good leadership is very important. कौन है यार ये बार बार? पल्ले पड़ा कुछ? अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है? स्पेशल रेजोल्यूशन। दोनों में कॉमन है MJD 14 और SR। इसका ये किस चीज के लिए कर रहा है? अप्रूवल लेने के लिए ना, तो क्या टाइम पीरियड क्यों होगा? वो तो हम SR पास कर दिया है। अब उसकी इंटीमेशन कितने दिन में जाएगी, इसलिए है ना। RD का अप्रूवल जब मर्जी लो। ऐसा थोड़ी कि नाम चेंज करने से पहले 2 दिन पहले लोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है? अरे बोलो भैया। आ रहा था ना समझ में कुछ? अच्छा जी। तो ये हो गया हमारे पास सिचुएशन सबसेक्शन 2 की। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है साहब? सबसेक्शन 3 क्या कहता है? तो ये कहता है भैया देखो, व्हेन एनी चेंज इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन आ रहा है अंडर सब सेक्शन 2 में। किसमें बेटा? सब सेक्शन 2 में। बोल दिया करो। यस सर। द ROC एंटर करेगा न्यू नेम। ROC क्या करेगा जी? एंटर करेगा न्यू नेम इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज। किसमें बेटा? रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज में, इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। यानी कि पुराना नाम हटा के उसकी जगह पे क्या करा जाएगा बेटा? नया नाम ऐड किया जाएगा। बोलो बच्चों। एंड इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद न्यू नेम। नए नाम के साथ आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, और ये होता है इन फॉर्म INC 25। जनरली इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट किसमें मिलता है जी? जनरली बोल रहा हूँ लल्लू, जनरली।
अब जनरली का मतलब ये होगा ना, कंपनी ये तो नाम चेंज कर रही है ना, हाँ मतलब कंपनी जब बनी होगी उस टाइम पे इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट इशू होगा नहीं होगा? हाँ क्या वो भी इसी फॉर्म में हुआ होगा? किसमें हुआ होगा? चलिए 24 किसके लिए? अभी तो पढ़ा था। आरडी का आरडी का अप्रूवल आपको करवाना तोड़ दूंगा हड्डियां नालायकों की। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट किस में इशू होता है? 11 में? है। है? अरे बोलो यार, ये अजीब बच्चे हैं भाई। क्या तुम्हें कुछ याद रहता नहीं रहता है? बता फिर। फिर चुप हो गए। अरे भैया, जनरली फॉर्म 11 में इशू होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसमें इशू होता है? फॉर्म 11, आईएनसी 11 में इशू होता है क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट यहाँ पे किस में इशू हो रहा है? 25 में। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर लल्लू लाल। जब आप नाम चेंज करोगे तब आरओसी आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा जो इनकॉर्पोरेशन का, वो किस में होगा? आईएनसी 25 में। बट इन जनरल केसेस में किस में होता है? आईएनसी 11 में। लल्लू लाल। समझ आए? लिख लिया? आप सुन लो। सुन लो भाई। देखो सर, कहता व्हेन एनी चेंज, अगर कोई चेंज हुआ है किसमें? नेम ऑफ कंपनी में। कौन से सबसेक्शन में? सबसेक्शन 2 अभी पढ़ा था ना हमने। हाँ। तो कहता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंटर करेगा क्या? न्यू नेम कहाँ पे? रजिस्टर ऑफ कंपनी में। किसके प्लेस में? ओल्ड में। अच्छा। और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन इशू करेगा कौन से फॉर्म में? आईएनसी 25 में। अच्छा सुनो, अगर ये हुआ तो ही इसको क्या माना जाएगा बेटा? चेंज को इफेक्टिव माना जाएगा। ये जो चेंज हुआ है इसको इफेक्टिव तभी माना जाएगा जब क्या हुआ है? रजिस्टर्ड हुआ है नाम। ये कहाँ लिखा था? ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया आपको, ये कहाँ लिखा था? तुम लोग यार कसम से कुछ ये, सॉरी 10 में। 10 हाँ कहाँ लिखा था ये? सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में लिखा था ना कि आप जो भी चेंज करोगे वो कहाँ लिखोगे? आरओसी को बताओगे, इंटीमेट करोगे, और आरओसी उसको रजिस्टर्ड करेगा। तो इसका मतलब सर, ये तभी इफेक्टिव होगा जब आरओसी क्या कर देगा? इसको रजिस्टर्ड कर देगा। पढ़ाया था ये हमने। समझ आया? बोलो भाई। हाँ तो ये खत्म हुआ हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 10, सबसेक्शन 11। ये खत्म होगा सारे के सारे। मतलब कंपनी यहाँ पे जैसे कब जो पुराने शेयर्स होंगे मतलब जिनको हमने शेयर्स करके उसमें तो कंपनी का पुराना नाम है उसको फिर क्या करें चेंज होगा उसका भी चेंज बिल्कुल। उसमें फिर क्या प्रोसेस है नया नाम आएगा। बट उनका भी तो नाम सर्टिफिकेट तो नया इशू कर दो हाँ। डन। यस हेलो। आगे बढ़े। हाँ अब सुनो ध्यान से इधर। सुन लो तुम लोग। अब ये जो पॉइंट लिखवा रहा हो ना, उसमें याद कर लेना, तुम लोगों ने तो हड्डियां। हमेशा याद रखना, ऐसे ही सिचुएशंस में क्वेश्चन बनते हैं। कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? बताया था ना भी स्टार्टिंग में, राइट विद रूल 29 है। तो रूल 29 क्या कहता है? इधर देख लो भाई, लिखने की जरूरत नहीं है। चंपक लाल इधर देखो। कहते हैं चेंज ऑफ नेम नॉट अलाउड। नाम चेंज अलाउड नहीं है इफ कंपनी, सुनते रहना ध्यान से। क्या सुनेंगे? ध्यान से। यानी कि यहां पर क्या कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गई? क्या लग गई? रेस्ट्रिक्शन। ये एक तरीके से रूल 29 जो है, ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है साहब। क्या लगाता है? रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि कंपनी नाम चेंज नहीं कर सकती। कंपनी नाम चेंज नहीं कर सकती अगर पहला हैज
नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न, कंपनी ने क्या फाइल नहीं करी हो बेटा, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ड्यू है तो, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न ड्यू हो चुकी है और आपने उसको फाइल नहीं किया है तो आप अलाउड नहीं है क्या करने के लिए बेटा, नाम चेंज करने के लिए। दूसरा, हैज फेल्ड, हैज फेल्ड टू पे और रीपे, क्या बेटा, पे और रीपे मैच्योर्ड डिपॉजिट और डिवेंचर और इनका इंटरेस्ट। ठीक है, तीन चीजें। पहला, कंपनी हैज, कंपनी हैज नॉट फाइल्ड क्या बेटा, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ड्यू हो चुकी है वो। दूसरा, कंपनी फेल हो चुकी है पे करने में या रीपे करने में, जो मिच्योर डिपॉजिट हो गए थे वो और डिवेंचर और उनका इंटरेस्ट। तो इन दो केसेस में कंपनी को हम डिसअलाउ कर देंगे क्या करने से बेटा, नेम चेंज करने से। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, एक सेकंड रुको। अगर ये दोनों ही प्रॉब्लम को हम सही कर दें तो, अच्छा, कहते हैं चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम ओनली अलाउड, ओनली अलाउड इफ करेक्ट द अबव डिफॉल्ट। अगर जो डिफॉल्ट किया हुआ आपने इसको क्या कर दो बेटा, करेक्ट कर दो, तो फिर आप नेम चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया, हाँ जी, और आपने क्या करा बेटा, जो मिच्योर डिपॉजिट हो चुके थे और मिच्योर्ड डिवेंचर हो चुके थे, अगर वो आपने रीपे कर दिए उनका इंटरेस्ट के साथ, तो फिर आप अलाउड हो क्या करने के लिए बेटा, नेम चेंज करने के लिए। सो दिस इज बेसिकली अंडर रूल 29 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। क्लियर है? छापो, जितना करा रहा हूँ लिख लो चुपचाप से। रूल तो याद होगा नहीं नालायकों से, सब रूल भी करना है इनका। सब कुछ होता है बट टीचर अपने हिसाब से कराते हैं ना, कहाँ रूल पढ़ाना है कहाँ क्या नहीं पढ़ाना। तो कोई भी डिफॉल्ट कर दो, कोई एक भी कर दो, सारे कर दो। और का मतलब होता है या तो ये कर रहा है या तो ये कर रहा है। हेलो, अच्छा, हाँ जी सर, क्लास में हूँ, बताइए। कोई नहीं, बताओ किस बेसिस पे। ये बात तो सही कह रहे हो। चलो बाय, मैं क्लास में, थैंक यू फॉर दिस पर्सन। ये लिखा आप लोगों ने? समझ में आ रहा ना भाई, यहाँ पर एंड का कोई लॉजिक नहीं। अगर एंड होता तो फिर दोनों डिफॉल्ट होते ना, तो गड़बड़ हो जाती। यहाँ पर एक भी डिफॉल्ट करोगे तो डिफॉल्ट कंसिडर होगा। अगर एंड लिखा होता तो फिर दोनों करने होते, दोनों साथ में होते। कोई एक का डिफॉल्ट होता फिर आपको नेम चेंज अलाउ कर दिया था। अब यहाँ पर और लिखा हुआ है, मतलब कोई भी करो, यानी कि सुनो, सिर्फ अगर एनुअल रिटर्न भी फेल, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करी है और क्या फाइल नहीं करी, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, तो भी आप डिफॉल्टर रहोगे भैया, नाम चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें तो कुछ भी करोगे यू आर कंसिडर एज डिफॉल्टर, और आप क्या नहीं कर सकते बेटा, नाम चेंज। समझ में आया लल्लू लाल? हाँ लिखो। तो बल्कि समझ आ रहा है, पार्टिसिपेट भी नहीं करता दिन का। जल्दी करो, जल्दी, फटाफट फटाफट जल्दी करेंगे, देखते हैं कौन कितनी जल्दी करता है। और जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब से क्लास देख रहे हो भैया, अगर तुम्हारे समझ आती है तो शेयर कर दिया करो इस वीडियो को, ना लाइक हो, एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। सब्सक्राइब करो चैनल। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ ऐसा कुछ सब्सक्राइब करने को, जिसको मन कर रहा है कर,
जिसको मन नहीं करा मत करो, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियोज आर वेरी वैल्यूबल देन सब्सक्राइब। अच्छी चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ भाई बोलो क्या कर रहे हो? सर आपकी मुझे पब्लिक में भी है बहुत सारी हैं। ये इसमें ये वाला है ना सर प्राइवेट प्लेसमेंट तो पूरा ही है। ठीक है यार, एक बारी में क्यों नहीं एंटर होते हैं नालायक लोग। तो ओला वन वाला सब्सक्राइब नहीं, हाँ 1.9 चल रहे जल रहा है देखा। हैं अभी तो बंद क्यों नहीं है वो पता चले बंद हो गई इसको बोलते हैं स्वेज रिप्लाई। बाल तो कटवाऊंगा तुम तीनों के आज। पैसे नहीं है भैया मैं दे रहा हूँ ना पैसे। हाँ हाँ हाँ, चलो फिलहाल फिर मेरे हिसाब से कटेंगे बाल। सीधे बिल सकती है इतने इतने करवाऊंगा नालायकों के, इतने इतने। सर अब यार आदर्श को कटना नहीं है तो क्या हो गया? तो प्यार है मेरा नहीं। देखो कितना शरीफ लग रहा है लड़का, तुम जरा गौर से देखो उसको। छोटे छोटे बाल हैं, मासूम सा चेहरा है। सर मासूम लिखा। हाँ जी। ये सर और तुम लोग भी सब्सक्राइब से बढ़ाओ यार। भेजा करो दोस्तों को जो पब्लिक वीडियोस होती हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सीएस में। सर आवाज में भेज दीजिए अच्छा बनाओ फिर जाके। हाँ, प्रोग्राम में किस लिए गए थे तुम लोग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में? दोस्त तो बनाओ कुछ। सारा हम ज्यादा ना मुझे पढ़ना भी स्टार्ट नहीं ना है। अच्छा, सीएस में आपको मैक्सिमम ना थोड़े नालायक बच्चे ही मिलेंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम कह रहा हूँ, आपकी क्लास में देख लो ना यार। यू कैन सी, देखो कितने नालायक आए हुए हैं आज। सीरियसनेस देखो, जेन्युइन बात, बुरा मत मानना प्लीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंपनी सेक्रेटरी का जो एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट है ना, क्योंकि उसकी ना मेहनत नहीं करनी पड़ी है। सी सेट में वो ऐसे आया है एग्जीक्यूटिव में, कोई वैल्यू नहीं। और सीए फाउंडेशन में क्या होता है, बच्चा भाई साहब फेल हो के निकलता है। इसलिए सीए इंटर में जब को बच्चा मिलेगा ना, वो ज्यादा सीरियस होगा एज कम्पेयर टू सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट। तो इसलिए इंस्टीट्यूट से मेरी रिक्वेस्ट है, फाउंडेशन जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि एंट्रेंस में ही छट जाए बच्चा। कर सकती हो एंट्रेंस में क्या हो जाए, बच्चा छट जाए कि गधे गधे बाहर निकल जाए और अच्छे अच्छे लोग कहाँ चले जाए बेटा, एग्जीक्यूटिव में। और वो फेल होंगे ना, तो वैल्यू भी समझेंगे पता आपको। अब यहाँ पे क्या, सी से घर में बैठ के ऑनलाइन पेपर कर रहा है, नकल मार के कर रहा है, पास हो जा रहा है, हो गया, ठीक है, डन। समझ रहे हो बात को? तो भैया इसीलिए सीएस एग्जीक्यूटिव का, हाँ वो फेल होगा ना फिर सीरियस होता है। मैंने इतने सारे बैचेस पढ़ा दिए हैं ना, मैं हर बार बच्चों को यही समझाता हूँ, बट वो फेल होने के बाद ही सीरियस होते हैं ना, लाइक ये बड़ी समस्या है। बट इस बार मुझे कुछ बच्चे दिखे हैं जो थोड़ा सीरियस है पढ़ाई को लेके। और देखो जो सीरियस होता है वही 55 लाख का पैकेज भी लेके जाता है भाई, ठीक है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, वही 20 लाख 25 लाख 30 लाख का पैकेज लेकर कौन जाते हैं? वही जो सीरियस लोग हैं। अब जिनको टाइम पास करना है, घूमना है, गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाने हैं फॉर द गर्ल्स, तो वो फिर घूमेंगे, मूवी देखेंगे, आराम से मौज लेंगे। और फिर सीएस बनने के बाद 20 हजार 30 हजार 25 हजार की जॉब करेंगे, क्योंकि सीएस बनेंगे रोते रोते ना, डीजे करते करते बड़ी मुश्किल से सीएस बनेंगे। और सीएस बनते बनते एज हो जाएगी अच्छी खासी, और फिर एज के बाद आपको कौन जॉब दे रहा है? फिर तो आपको वही जॉब करनी पड़ेगी ना, 20 25। और ऐसे ही लोग हैं जो मार्केट में नाम खराब करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज का। तो इसलिए बेटा सीरियस हो जाओ। सी के बच्चों से इंस्पिरेशन जरूर लेना। इंटर वाले बच्चे से मिलना एक बार किसी से, देखना उसकी सीरियसनेस कितनी होती है। बेटा ऐसा नहीं कि हर हर बच्चा होता है, बट मेजोरिटी है वहां पे। और हमारे यहाँ क्या है, माइनॉरिटी सीरियस है और मेजोरिटी क्या है बेटा, मौज में है। जब मैं एग्जीक्यूटिव में पढ़ता था, जो मैं पटेल नगर जाता था क्लास लेने के लिए, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था क्लास में। आम अलोन पर्सन, क्योंकि सारे फेल होके बैठ गए थे ना, मैं अकेले क्लास नहीं जाता था। और मैं वहां पर, और जो अकेला बंदा होता है ना, ऑब्जर्व करता पूरी क्लास, क्योंकि उसका काम दो ही है, पढ़ना और ऑब्जर्व करना। तो मैं देखता था कि बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बच्चे घूमने निकल जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, राइट, क्लास छूट रही है कोई बात नहीं, नोट से कर लेंगे। क्या आपको लगता है नोट्स और क्लास में दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता? नोट से क्या उतना इफेक्टिव तरीके से पढ़ लो क्या? नहीं पढ़ सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए थोड़ा सीरियसनेस बहुत जरूरी है। चलो, कम टू द पॉइंट। क्या लिखा हुआ है भैया? चेंज
ऑफ नेम बाय लिस्टेड कंपनी। हेलो भाई, ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अदरवाइज मुझे यहाँ पर एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। कहता सर, अगर लिस्टेड कंपनी नाम चेंज कर रही है तो क्या करें जी? तो आप फॉलो करो रेगुलेशन किसको बेटा? 45 ऑफ सेबी, LODR रेगुलेशन 2015। क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अच्छा, देखिए, जब कंपनी कौन सी है भैया? लिस्टेड। यू कैन से लिस्टेड एंटिटी भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैक्सिमम एंटिटी ही बोला जाता है। तो सर, लिस्टेड एंटिटी अगर अपना नाम परिवर्तन कर रही है साहब, नाम में क्या करे साहब? परिवर्तन कर रही है, तो सर यहां पर उसको कौन सी रेगुलेशन फुलफिल करनी है बेटा? 45। कौन सी बेटा? 45 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक फुल फॉर्म है बेटा इसकी, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये रेगुलेशन आई थी 2015 में। इससे पहले एग्रीमेंट्स हुआ करते थे, क्लॉजेस, लिस्टेड क्लॉजेस बोलते थे उसको। वो डिलीट हो गया बेटा। फिर क्या है बेटा? LODR रेगुलेशन। तो लिस्टेड कंपनीज को सेक्शन 45, सॉरी, रेगुलेशन 45 की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, शर्तें। क्या फुलफिल करनी पड़ेंगी बेटा? कंडीशन अर्थात शर्तें। वो शर्तें क्या है साहब? बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, मेरे साथ लिखो, मेरे साथ के साथ लिखेंगे, ठीक है बच्चों? एक तो तुम बोल लिया करो, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है ये? है? ज्यादा एटीट्यूड आ रहा है? नहीं नहीं, ये तो सेबी की रेगुलेशन है भाई। सेबी के लॉ तो भैया बहुत पुराने पुराने भी हैं। एक तो लोग लेट आते हैं, ऊपर से फिर बातें करते हैं। सुनो, वो ना क्लास का स्लाइडर लगा के आया, पूरा बंद कर दो। जहां पे समझ रहे हैं पूछ लेना भाई।
Others, management, और अगर वो मैं बहुत मुश्किल पक्का तो गड़बड़ हो जाएगा ये प्रोजेक्टर कितना छेड़ा हुआ मैंने मुझे मेरे से तो बात नहीं सबमिट टू ऑडिटर्स रिपोर्ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है लिखिए फटाफट से प्लीज, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। ऊपर कर दूं? सर्टिफिकेट क्या है बेटा ये लिखा हुआ है सबमिट टू ऑडिटर्स सर्टिफिकेट। डन। तो लिस्टेड कंपनी को लेके कुछ लॉ यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। सो हो गया यार, जल्दी करो प्लीज। अभी तो बताया था यार, सबमिट टू ऑडिटर्स रिपोर्ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। हो गया। ओके, अब जरा देखो ध्यान से क्या सिचुएशन कह रहा है। चेंज ऑफ नेम बाय लिस्टेड एंटिटी या कंपनी, उसको रेगुलेशन 45 फॉलो करनी पड़ेगी। कौन से बेटा? एलओडीआर 2015 की रेगुलेशन। एलओडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्टेड ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। बोलो बच्चे। हाँ जी। अब सुनिए, ये कुछ कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी है। अब वो कंडीशन क्या क्या है सुनो भैया। अच्छा इधर देखो, यार लिखना बंद करो, तो देख लो भैया। हेलो आदर्श, सुनना। ओनली अप्लाई, ये वाली कंडीशन सिर्फ अप्लाई होगी तब इफ प्रीवियसली चेंज ऑफ नेम, यानी कि कंपनी ने अगर पहले कभी नाम चेंज किया हुआ है तो ही क्लॉज ए वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी। ठीक है, देखिए कहता है अ टाइम पीरियड एटलीस्ट कितना बेटा? 1 साल बीत जाना चाहिए फ्रॉम द लास्ट नेम चेंज, यानी कि जो कंपनी ने लास्ट में नाम चेंज किया था तो वहां से वो 1 साल के अंदर अंदर कोई भी नाम चेंज नहीं कर सकता। तो कम से कम 1 साल बीत जाना चाहिए, उसके बाद ही आप क्या करोगे? नया नाम रखोगे, चेंज करोगे। ठीक है, तो क्या इसका मतलब अगर मैं जनरली पहली बार नाम चेंज कर रहा हूं तो क्या इस कंडीशन को फॉलो करूंगा? जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा एट लीस्ट कम से कम 50% टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीसीडिंग 1 ईयर, पिछले 1 साल का जो टोटल रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ है वो होना चाहिए हैज अकाउंटेड बाय न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। अच्छा देखो तो ध्यान से, मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है।
अब ये कंपनी का बिजनेस मान लो मोटर का था, किसका था, और ये चेंज करके इसको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। क्या चेंज करना चाहती है? सीमेंट में जिसके लिए इसको नाम भी चेंज करना पड़ रहा है, जिसके लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, हाँ जी नाम चेंज करना पड़ रहा है। अब सर सुनना, यानी कि पिछला जब इसने नाम सजेस्टेड किया होगा, एक्टिविटी पहले इसका मतलब एक्टिविटी बतानी पड़ेगी आपको। हाँ, तो उस नाम से, उस एक्टिविटी से पिछले साल जो टोटल आपका रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू में 50% रेवेन्यू बेटा किसका होना चाहिए? वो जो न्यू एक्टिविटी आप करने जा रहे हो उसका। आर गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस साल एक न्यू एक्टिविटी लॉन्च करी। क्या करी बेटा? न्यू एक्टिविटी लॉन्च करी। तो उस न्यू एक्टिविटी से मेरे को कम से कम कितना रेवेन्यू जनरेट हो? 50%। तो ही मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? नाम चेंज कर सकता हूँ। 50% रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो फिर मैं उस नाम से क्या नहीं कर सकता? कंपनी, यार सिंपल सी बात है ना, मेरे दो बिजनेस है, एक ही कंपनी के नाम से मैं काम कर रहा हूँ, बट मेरे बिजनेस कितने हैं? दो हैं। एक मैं दैट इज व्हीकल्स बनाता हूँ, और दूसरा मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यार व्हीकल्स वाले नाम से बेटर मैं कौन सा करूँ? सीमेंट वाले नाम को मैं ऑब्जर्व करूँ। तो कंपनी सेबी के जो लोग कहते हैं वो कहते हैं भैया एक बात बता, पिछले साल जो सीमेंट का बिजनेस जो तूने किया था, क्या उससे तेरे टोटल रेवेन्यू 50% का कंट्रीब्यूशन है या नहीं? अगर 50% कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो क्या फिर आप नया नाम रख सकते हो? नहीं रख सकते। समझ में आया? अगर टोटल इसमें से जितना रेवेन्यू हाँ, उसका इस क्या बोल रहे हैं? तो 50% मोटर वाले का लेंगे मैं रुक जाओ यार, तुम लोग पता नहीं क्या सुनते हो बेवकूफ लोग। पिछले साल मेरा रेवेन्यू था 100 करोड़। कितना था? पिछले साल। भाई करंट ईयर का रेवेन्यू कैसे पता लगेगा मुझे? करंट ईयर में तो एक्टिविटी चल रही है ना, सेल चल रही है। मुझे एक्यूरेट डेटा तो करंट ईयर का मिल ही नहीं सकता। बट क्या मुझे पिछले साल का रेवेन्यू पता होगा? हाँ, 100 करोड़ का रेवेन्यू था, तो 100 करोड़ का जो रेवेन्यू है ये तो टोटल है ना कंपनी का। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा इंडस्ट्री। अब जो टाटा इंडस्ट्री है वो अपना टोटल रेवेन्यू बता रही है 5,000 करोड़। तो क्या सिर्फ वो टाटा, बहुत सारे बिजनेस हैं टाटा के, तो मोटर से कितना आया, स्टील से कितना आया, कंसल्टेंसी से कितना आया, वो रिवेन्यू होगा ना। तो भैया सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से कम 50% मतलब कितना होना चाहिए? 50 करोड़ का रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ हो, तब जाके इसका नाम आप क्या कर सकते हो बेटा? रख सकते हो। समझ में आया? हाँ चंपक लाल। देखो सर, अब दोबारा पढ़ो, एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का कितना? 50% कम से कम इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर, पिछले एक साल में, हैज बीन अकाउंटेड फॉर द न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। जो नए नाम के लिए हमने सजेस्ट करा है उस एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, लिस्टेड एंटिटी में कोई भी नाम नहीं रख सकते हो आप वही नाम रख सकते हो जो आपके किससे रिलेटेड हो? ऑब्जेक्ट से, एक्टिविटी से रिलेटेड हो। और नाम चेंज करने से पहले ही आपको उस एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ बोलो भाई। हाँ, तभी नाम चेंज होगा भैया। समझ में आया? लिस्टेड कंपनी में अगर जाना है तो ध्यान सुनना, सबसे टफ कंप्लायंस लिस्टेड एंटिटीज के ही होते हैं। देखो ना, नॉर्मल नाम चेंज कर रहा है फिर भी क्या बोल रहे हैं, एक साल पहले हमें इंट्रोड्यूस करो उस एक्टिविटी को, और उससे हम देखेंगे कि आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है, कम से कम 50%, तब जाके क्या कर सकते हो? देख सकते अच्छा, फिर क्या रहता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एक्टिविटी या प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपने न्यू एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी है या न्यू प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा है, उसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 50% होना चाहिए आपकी एसेट्स का। यानी कि जो आपकी टोटल एसेट्स है, मान लो एग्जाम्पल देखो उसका, मान लो हमारी जो टोटल एसेट्स हैं, कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो 1,000 करोड़ की है। कितनी करोड़ की है? हैं 1,000 करोड़ की, यानी कि 50%, 500 करोड़। ये 500 करोड़ बिलोंग कर रही हो किसको बेटा? उस न्यू प्रोजेक्ट को या न्यू एक्टिविटी को। समझ में आया? यानी कि सिंपल सी बात है, मेरी एसेट्स कितने टोटल? 1,000 करोड़ की, उसमें से 500 करोड़ कम से कम किस में होनी चाहिए बेटा? न्यू एक्टिविटी में। तभी उसको आप क्या कर सकते हो? नाम को हाईलाइट कर सकते हो, उस नाम से कंपनी बना सकते हो। बोलो, अप टू कंफर्म द कंप्लायंस कि आपने ये कंप्लायंस फुलफिल करे हैं। ये कंप्लायंस भाई हमें कैसे पता लगेगा? सेबी को कैसे पता लगेगा कि तुमने कंप्लायंस फुलफिल करे हैं? तो आपको एक रिपोर्ट या एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, किसका? ऑडिटर का। और ये सर्टिफिकेट किसको जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज को। सुनो सुनो, चार कंडीशन। कितनी कंडीशन? चार कंडीशन। पहला, अगर आपने पहले नाम चेंज करा है तो एक साल के अंदर नाम चेंज नया नहीं हो सकता, कम से कम एक साल बीत जाना चाहिए, तब जाके आप नया नाम रख सकते हो। दूसरा, पिछले साल टोटल रेवेन्यू जो था उसमें कम से कम 50% रेवेन्यू नए नाम से जो आप काम करना चाह रहे हो उस एक्टिविटी से होना चाहिए। तीसरा, आपकी बिजनेस की टोटल एसेट्स का कम से कम 50% उस न्यू एक्टिविटी, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होना चाहिए। चौथा, सर मुझे इन दोनों कंप्लायंस का पता कैसे चलेगा?
उसके लिए मुझे स्टॉक एक्सचेंज को ऑडिटर का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि ऑडिटर पहले देखेगा कि ऐसा है या नहीं, फिर एक सर्टिफिकेट देगा और वो सर्टिफिकेट आप किसको सबमिट कर दोगे? स्टॉक एक्सचेंज को पता लग गया कि हाँ भैया इसने कॉम्प्लायंस क्या कर दिए, फुलफिल कर दिए, कि अब आप नाम चेंज कर सकते हो। हो रहा है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा लल्लुओं के। ये एग्जाम्पल लिखोगे? हालांकि लग नहीं रहा एग्जाम्पल जैसे, फिर भी लिख लो अगर सेटिस्फेक्शन है। पक्का ना? ठीक है। अब सुनो, सुन रहे हो तुम लोग? नहीं सुनोगे? एटीट्यूड क्या कह रहा है? द न्यू नेम along with old name, क्या कह रहा है बेटा? द न्यू नेम along with old name shall be disclosed through the website of the respective, बेटा एस टी एक्स का मतलब स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है? ठीक है भाई? जी सर। वेयर कंपनी लिस्टेड, जहां कंपनी क्या है जी? लिस्टेड है साहब। क्या है बेटा? लिस्टेड है फॉर 1 साल के लिए। और ये लिखा हुआ है आपके रेगुलेशन 46 में। कहाँ लिखा हुआ है रेगुलेशन 46 में? अच्छा 2 मिनट देख लो प्लीज, सुन लो। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की कहाँ पे? वेबसाइट में कंपनी के न्यू नेम के साथ साथ किसको शो करोगे आप? ओल्ड नेम को, जहां पर कंपनी क्या है। और ये कब तक करोगे? 1 साल तक। यानी कि 1 साल तक आपको न्यू नाम के साथ साथ किसको रखना पड़ेगा बेटा? ओल्ड नेम को भी रखना पड़ेगा। कहाँ पे? वेबसाइट, किसकी वेबसाइट? स्टॉक चेन। कौन सा स्टॉक चेन? जहां पर कंपनी लिस्टेड है। ये रेगुलेशन 46 आ रही है। हाँ रेगुलेशन 46 में लिखा है। तो ये 2 रेगुलेशन हो गए, 45 और 46। अच्छा सुनो, आपने जो नेम चेंज पढ़ा है ना लिस्टेड कंपनी को लेके, दिस इज नॉट कंप्लीट। ठीक है? नेम चेंज को लेके हम जो कंप्लीशन इन्फॉर्मेशन है कहाँ पढ़ेंगे? सेबी में। बट अभी हमने क्या करा है, जो रेगुलेशन हमारे सिलेबस में गिवन है वो हमने पढ़े। ठीक है? इसको एक्सक्लूसिव मत समझ लेना। हो गया? सर दिक्कत है कोई? चलिए एक नोट पॉइंट लिखो जरा। क्या लिखो एक? ये इसमें रेड पेन नहीं है क्या? रेड नहीं है ना? थोड़ा रेड लग रहा है, हालांकि रेड नहीं है कंप्लीट। लिखो इफ लिस्टेड एंटिटी, पर्पल है ये। हाँ।
ये चेंज इट्स नेम इनटू लाइन है। हम्म, साफ पता लग रहा है लाइन लिखा हुआ। तो समझ लो। जानबूझ के मजे ले रहा था नहीं। फॉर्मूला मतलब जानबूझ के चाहते हैं मेरी वीडियो ऑडियो आए। देख रहे हो? यार नॉलेज का साल में कैसे है। हाँ। कह रहे नॉलेज का साल में कैसे है। अच्छा, हो गया। हेलो। तो हो गया ये। हाँ देखिए, कह रहा है नोट पॉइंट, कह रहा है इफ लिस्टेड एंटिटी हैज चेंज इट्स एक्टिविटी, यानी कि लिस्टेड एंटिटी ने हमने क्या करा है, एक्टिविटी चेंज करी है, विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके नाम में। ठीक है, बोलो भाई, यानी कि एक्टिविटी तो चेंज कर दी बट नाम में हमारा एक्टिविटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब इसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा और उस एक्टिविटी के साथ, यानी कि नाम के साथ क्या आएगा बेटा, आप देखते हो ना, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी, बोले भाई, टाटा, और क्या होता है, स्टील, तो क्या एक्टिविटी होता है उसके साथ। हाँ, तो आपने चेंज कर दिया और एक्टिविटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा किसके साथ, उस एक्टिविटी के साथ। और ये कितने टाइम के अंदर करना पड़ेगा, जिस दिन आपने एक्टिविटी चेंज करी थी वहां से 6 महीने के अंदर अंदर कर लेना पड़ेगा। समझे? हाँ, बोलो भाई, नहीं समझे? तो ये हो गया बेटा हमारा केस वन समाप्त। क्या समाप्त हो गया यहाँ पे, केस वन। हमारे नेम चेंज को लेके दो सिचुएशन थे ना, हाँ कहा गया, ये ये रहा ना। तो ये हो गया साहब हमारा डन, और ये मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में थोड़ा समय लगेगा। और अभी आई थिंक 12:40 हो ही गए, 12 बजे की क्लास थी, 12:40 हो चुके हैं, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, थैंक यू सो मच। क्लास